बच्चों, आज की क्लास में हम संसदीय प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। तो भारत की संसदीय प्रक्रिया क्या है, आइए इसको जानते हैं। संसदीय प्रक्रिया अनुच्छेद 118 के तहत संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा और राज्यसभा को अपने कार्य संचालन हेतु तो नियम बनाने की छूट है कि वो अपने कार्य संचालन के लिए अपने नियम बनाएं और उसके अनुसार जो सदन की कार्रवाई है उसको सुनिश्चित करें। तो अब बात करते हैं संसद की कार्रवाई की शुरुआत से। संसद की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू होती है। तो प्रश्नकाल से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी समझ लीजिएगा। सर्वप्रथम 1721 में जो प्रश्न पूछने का सिलसिला है वो ब्रिटेन से शुरू हुआ। ब्रिटिश से जो है प्रश्न पूछने का सिलसिला शुरू हुआ और भारत में 1892 किस अधिनियम द्वारा भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत प्रश्न पूछने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। अब बात करते हैं प्रश्नकाल के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं दोनों सदनों में। तो प्रश्नकाल के तहत जो 4 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें भी समझ लीजिए। नंबर 1 तारांकित प्रश्न। नंबर 2 अतारांकित प्रश्न। और नंबर 3 अल्प सूचना प्रश्न। और जो चौथा प्रकार है वो प्राइवेट सदस्यों के प्रश्न। या गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न। इस तरीके के 4 प्रकार के प्रश्न जो है वो प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाते हैं। आइए इन्हें भी जानते हैं। तारांकित, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, तो तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत जो प्रश्न होगा उस पर स्टार बना होगा इस तरीके का, तो वो तारांकित प्रश्न हो गए। तारांकित प्रश्न जो है एक तरीके के मौखिक प्रश्न होते हैं जो किसी सदस्य द्वारा, जो मंत्री होता है, उससे पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न जो है एक तरीके का मौखिक प्रश्न होता है। तो मौखिक प्रश्न है और जो सदस्य हैं वो किसी मंत्री से पूछते हैं तो उसका उत्तर देते हैं। तो इसके हिसाब में जो तारांकित प्रश्न है इनसे पूरक प्रश्न निकलते हैं। पूरक प्रश्न वो है जो मंत्री उत्तर देता है उसमें
उस उत्तर में किसी बात को लेकर कोई तथ्य ऐसा होता है कि उस पर जो है वो चर्चा करना अनिवार्य हो जाए, उसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हम पूरक प्रश्न कहते हैं। तो पूरक प्रश्न जो है कभी कभार सवाल में ये आ जाता है किस प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, तो पूरक प्रश्न जो है तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ना कि अतारांकित। तो ये भी बात याद रखनी चाहिए। अब बात आती है अतारांकित प्रश्नों की। तो ये अतारांकित प्रश्न जो होते हैं वो लिखित रूप में दिए जाते हैं। कोई मंत्री जो है ऐसे प्रश्नों को, अतारांकित प्रश्नों को जो सदन के पटल पर रख देता है लिखित रूप में। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो मौखिक प्रश्न नहीं होते, वो लिखित रूप में होते हैं। अब अल्प सूचना के प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये इस प्रकार के प्रश्न है, इनको पूछने के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व जो है सदस्य को सूचना देनी पड़ती है। उसके बाद में इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब प्राइवेट सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न या गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न, जब कोई गैर सरकारी सदस्य जो है किसी रेजुलेशन को या विधेयक को जब सदन में पेश करता है तो उसके संदर्भ में जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्राइवेट सदस्यों से पूछे गए प्रश्न कहलाते हैं या गैर सरकारी सदस्यों से पूछे गए प्रश्न कहलाते हैं। तो इस तरीके से इनको आपने समझा। अब बात करते हैं एक नए उसमें जो तारांकित प्रश्न हैं, ये जो इसका सूची में जो उल्लेख होता है कि तो क्रमशः ये किस तरीके के रंग से जो है वो दर्शाए जाते हैं। तारांकित प्रश्न जो हैं वो हरे रंग से, ये हरे रंग से, और अतारांकित जो हैं वो सफेद रंग से, और अल्प सूचना के जो प्रश्न हैं वो गुलाबी रंग से, और प्राइवेट सदस्यों के जैसे पासे पीला हो गया। इसी तरीके से अगर प्राइवेट सदस्यों को अगर आप रखेंगे, प्राइवेट का आशय गैर सरकारी सदस्य जो है उनसे हो गया, तो प्राइवेट से आप ले लेंगे तो पासे पा हो जाएगा, तो पीले रंग के होते ये। तो जो सूची में जब प्रश्नों को दर्शाया जाता है तो कौन सा किस क्रम का प्रश्न है तो उसमें देखने की जरूरत नहीं, अलग अलग स्वतः ही जब उनको इस रंग के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत कर दिया गया तो खुद ना खुद पता चल जाएगा कि ये जो तारांकित हैं ये अतारांकित हैं, ये अल्प सूचना के हैं और ये प्राइवेट सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले हैं। तो ये तो थी तारांकित प्रश्नों से संबंधित बातें। अतारांकित ये सभी मतलब प्रश्न काल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे संबंधित ये बातें थी। अब आइए आगे चर्चा करते हैं। अब बात आती है, अगला स्टेप है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा जब कोई प्रश्न जो है वो राष्ट्रीय महत्व का प्रश्नों के अंतर्गत, तो उस पर कोई तथ्य जैसे छिपा हुआ है तो उस पर जो चर्चा करने के लिए बात आती है
तो ये आधे घंटे की चर्चा बोली जाती है। तो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर जो प्रश्नों के अंतर्गत दिया गया है, किसी पूरक प्रश्न को लेकर जो उसमें तथ्य राष्ट्रीय महत्व का छिपा हुआ है, उसको लेकर जो चर्चा की जाती है, तो उस चर्चा को आधे घंटे की चर्चा कहा जाता है। तो आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान है क्या है, इसे भी समझ लीजिए। ये आधे घंटे की जो चर्चा है वो 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होती है। और इनके लिए जो है वो दिन भी निर्धारित होते हैं। तो आधे घंटे की चर्चा को पहले आप समझिए कब कितने समय पर होती है। जो संसद का पूरा अपना एक कार्य संचालन का जो दिन के हिसाब से खुलता है संसद 11 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो उस दौरान जो अंतिम जो घंटा होता है 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, ये आधे घंटे का समय हुआ। इसी कारण इसको आधे घंटे की चर्चा कही गई। तो इस आधे घंटे की चर्चा में जो सदस्य हैं वो राष्ट्रीय महत्व का जो प्रश्न हो उस पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए ये हो गया आधे घंटे का हिसाब। अब ये किन किन दिनों पर इनके लिए दिन भी निश्चित कर रखे हैं। अब दिन कौन कौन से हैं, एक आप ले लीजिए सोमवार, आसानी से समझिए इनको, सोमवार। उसके बाद मंगलवार को गैप कर दीजिए, एक दिन छोड़ के बुधवार आ गया। बुधवार के आगे आता है गुरुवार, उसको वो छोड़ दीजिए आप, शुक्रवार। तो आधे घंटे की चर्चा जो है 5 बजे से लेकर और 5:30 बजे तक होती है। और किन किन दिनों होती है, तो सोमवार, फिर उसके बाद बुधवार और उसके बाद शुक्रवार, 3 दिन होती है। अगर पूछ लिया जाए कि कितने दिन होती है तो 3 दिन हो रहे। कौन कौन से दिन हैं, तो दिन याद करने पड़ेंगे आपको। इस तरीके से ये आधे घंटे की चर्चा हो गई और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हो गई। अब बात करते हैं शून्यकाल की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शून्यकाल जैसी बात कहीं भी संविधान में उल्लिखित नहीं है। इसको प्रश्न उत्तर काल भी कहते हैं। इसका अगर शून्यकाल ना दिया हो, प्रश्नोत्तर काल, ये शुरू होता है 12 बजे से। प्रश्न उत्तर काल या शून्यकाल का शुरू होता है 12 बजे से। 12 बजे शुरू होता है, इस कारण इसको शून्यकाल का नाम दिया है। ये अपनी भारतीय संसद की ही देन है, ये किसी दूसरे संविधान से नहीं लिया गया है। तो ये 12 बजे से शुरुआत होती है इसकी और अधिकतम अवधि इसकी 1 घंटे की होती है। तो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय है वो शून्यकाल कहलाता है। तो 12 बजे से शुरुआत होने के कारण ऐसे मीडिया वालों ने शून्यकाल नाम से परिभाषित कर दिया गया। तो इसके तहत शून्यकाल कब शुरू होता है, 12 बजे से। अधिकतम अवधि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1 घंटा हुआ। अब इसके अंतर्गत और क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि इसके तहत जो प्रश्न जो है कितने मामले उठाए जा सकते हैं, तो 20 मामलों को उठाया जा सकता है। तो ये तो थी शून्यकाल और शून्यकाल से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे उन पर। अब बात करते हैं नए उसमें अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा के अंतर्गत ये
नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अल्पकालीन चर्चा है, 2 घंटे की चर्चा कही जाती है। 2 घंटे की चर्चा को अल्पकालीन चर्चा या 2 घंटे की चर्चा अगर आ जाए तो बात एक ही है। इसको भी किसी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर ये चर्चा जो है वो की जाती है। तो ये भी याद रखिए, ये 2 घंटे की चर्चा है। और ये किन किन दिनों को होती है, ये यहाँ पे आपने छोड़ा था मंगलवार, और उसके बाद गुरुवार आएगा, तो मंगलवार और गुरुवार को। तो 2 दिन चर्चा होगी। ये अल्पकालीन चर्चा जो है 2 घंटे की चर्चा कही जाती है इसको। और ये जो है किन दिनों होती है, ये मंगलवार और गुरुवार को। इस तरीके से अब नया उसमें आता है नेक्स्ट है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। ये प्रस्ताव जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष की अनुमति से सदन में पेश करते हैं। जो जब राष्ट्र में जब संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उस समय सभी चर्चाओं को जो चर्चाएं चल रही हैं सदन में, उन चर्चाओं को छोड़कर जो राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है उस पर चर्चा करना आवश्यक है। इस हेतु जो सदस्य हैं वो सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव पेश करते हैं। तो इसके लिए कम से कम ये इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। 50 सदस्यों के अनुसमर्थन के बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव को सदन में पेश किया जा सकता है। और कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद ही इसको पेश किया जाता है, और चर्चा जो है वो शाम 4 बजे होती है। तो ये तो थे इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, इनको भी जानिएगा। अब नेक्स्ट अपना आएगा ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ध्यान आकर्षण किसी महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रति किसी मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना, ध्यान आकर्षण हो गया। तो ये भी जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष की अनुमति से ही सदन में इस प्रस्ताव को पेश करते हैं कि अमुक जो प्रस्ताव है ये सार्वजनिक हित में है और इस पर ध्यान देना अत्यावश्यक। तो इसके अंतर्गत ये बातें आ गई। अब बात करते हैं विशेषा
जैसा कि पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 105 के तहत जो सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो इस संबंध में विशेषाधिकार से यहाँ पर आशय ये है कि जब कोई सदस्य मंत्री से कोई प्रश्न पूछता है तो उस प्रश्न को लेकर जब मंत्री द्वारा कोई गलत जवाब दे दिया जाता है तो वहाँ पर जो सदस्यों के विशेषाधिकार हैं उनका हनन हो जाता है। तो उनको इस बात की शक्ति दी गई है कि वो विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। तो ये तो विशेषाधिकार हो गए। अब नेक्स्ट आता है निंदा प्रस्ताव। ये जो निंदा प्रस्ताव है किसी मंत्री या मंत्रियों या सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। जो सरकार की जो नीतियां बनी हैं उनकी आलोचना जब जो सदस्य हैं वो करते हैं तो इस प्रकार ये जो आलोचनाएं सदस्यों द्वारा किसी मंत्री या मंत्रियों की या सरकार की नीतियों की आलोचना जो होती है तो उसको हम निंदा प्रस्ताव कहते हैं। तो ये जो प्रस्ताव है पारित जो हो जाता है, इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। निंदा प्रस्ताव केवल उनकी जो नीतियां हैं उनकी आलोचना करना ही है। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत ये बातें आती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कटौती प्रस्ताव भी आते हैं इसके अंतर्गत। तो कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत 3 कटौती प्रस्ताव को आप याद रखिएगा। पहला नीतिगत कटौती, दूसरा अर्थगत कटौती, और तीसरी प्रतीक कटौती। तो ये 3 प्रकार की कटौतियों के नाम आने चाहिए। इसमें जो है मुख्य बात जो है इसमें नीतिगत कटौती में 1 रुपए की कटौती होती है। इसको भी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। प्रश्न आ जाता है नीतिगत कटौती के अंतर कितने रुपए की कटौती होती है? केवल 1 रुपए की कटौती होती है। और प्रतीक कटौती के अंतर्गत 100 रुपए की कटौती होती है। अविश्वास प्रस्ताव, हालांकि अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद ने जो अपने कार्य संचालन ये तो नियम बनाए हैं उसके तहत ये जो अविश्वास प्रस्ताव है विरोधी दल के सदस्यों द्वारा जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको उसके खिलाफ लाया जाता है। तो इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है।
अब बात आती है कि सबसे पहले ये जो अविश्वास प्रस्ताव है किसके खिलाफ लाया गया, तो ये सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया और ये पारित नहीं हो सका। और इसको कौन लाए? जेबी कृपलानी। उसके बाद 1978 में मोरारजी भाई देसाई के खिलाफ ये प्रस्ताव आया और प्रस्ताव पास होने से पूर्व भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरीके से ये जो प्रस्ताव दिए गए। अब इसी क्रम में अगला प्रस्ताव उसे भी जान लीजिए। विश्वास प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में जो राष्ट्रपति जो है उनको ये शंका हो जाए कि जो सरकार है वो अल्पमत में है, तो वो सरकार के नेता जो प्रधानमंत्री से है विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकते हैं। अगर विश्वास मत हासिल हो जाता है तो सरकार बनी रहेगी और नहीं हो पाता है तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम जो है 1978 में 1979 में चौधरी चरण सिंह जी के खिलाफ ये लाया गया। तो चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्होंने प्रस्ताव पास होने से पूर्व भी अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1990 में बीपी सिंह के खिलाफ लाया गया, प्रस्ताव पास हो गया, उनको त्याग पत्र देना पड़ा। उसके बाद 1957 में एच.डी. देवगौड़ा जी की जो सरकार थी उनके खिलाफ भी हुआ और उनकी भी सरकार गिर गई। इस तरीके से जो विश्वास प्रस्ताव था और उसके अंतर्गत ये जो घटनाएं हुई ये है। अब अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। तो ये तो थी संसदीय प्रक्रिया की जो महत्वपूर्ण बातें और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।